हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल टारगेट विद सोनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्लेटो के विषय में पढ़ेंगे और प्लेटो के दार्शनिक राजा के सिद्धांत के विषय में जानेंगे। बहुत ही आसान तरीके से हम जानेंगे कि प्लेटो ने दार्शनिक राजा का सिद्धांत क्यों दिया, दार्शनिक राजा के सिद्धांत की क्या धारणा थी, दार्शनिक राजा के सिद्धांत की क्या विशेषता थी और बाद में हम इसकी कुछ आलोचनाओं का भी वर्णन करेंगे। आइए चलते हैं। प्लेटो सुकरात का शिष्य था। यद्यपि प्लेटो का जन्म अभिजात कुल में हुआ था, फिर भी वह इतनी योग्यता रखता था कि वह एथेंस के शासक वर्ग में सम्मिलित हो सके। परंतु तत्कालीन प्रजातंत्र ने जब उसके संत गुरु को जहर विष पिलाकर मृत्यु दंड दिया, तब से उसका विचार बदल गया। उसने निश्चय किया कि वह अपने गुरु के सिद्धांतों का प्रचार करेगा। कुछ समय बाद उसने विभिन्न देशों में भ्रमण करना प्रारंभ किया, अनेक शासन व्यवस्थाओं का अवलोकन किया और एथेंस में उसने ऐसे राज्य की रूपरेखा अपने ग्रंथ में चित्रित की जो तत्कालीन राज्यों में सर्वश्रेष्ठ था। उस राज्य का नाम उसने आदर्श राज्य रखा और उस राज्य के राजा को दार्शनिक राजा की संज्ञा दी। तो हमने क्या पढ़ा कि प्लेटो कौन था। प्लेटो सुकरात का शिष्य था और जो प्लेटो था उसका जन्म एक बहुत ही निम्न कुल में हुआ था। लेकिन निम्न कुल में होने के बाद भी, क्योंकि उस समय भी सामाजिक व्यवस्था अच्छी नहीं थी, निम्न कुल में होने के पास भी उसके पास इतनी योग्यता था कि वह एथेंस के शासक वर्ग में सम्मिलित हो सका था। पर उसने ऐसा करना स्वीकार नहीं किया। जब उसके गुरु सुकरात को एथेंस के वासियों ने एथेंस के शासक के द्वारा जहर पिलाकर मृत्यु दंड दिया, तब से उसका विचार बदल गया। उसने निश्चय कर लिया कि वह अपने गुरु के सिद्धांतों का प्रचार करेगा और उन्हें लोगों तक पहुंचाएगा, लोगों को उनके बारे में बताएगा। कुछ समय बाद उसने उन सिद्धांतों को और देशों में भी फैलाने के लिए और दूसरे देशों की शासन व्यवस्थाओं को जानने के लिए अनेक देशों में घूमना शुरू कर दिया। एथेंस में उसने एक ऐसे राज्य की रूपरेखा अपने ग्रंथ में चित्रित की। बच्चों, आप सब जानते हो कि प्लेटो ने कई बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम रिपब्लिक है। उसने रिपब्लिक में ही एथेंस के लिए एक ऐसे राज्य की रूपरेखा तैयार कर दी जो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ था। उसने उस राज्य को आदर्श राज्य की संज्ञा दी और उस राज्य के राजा को दार्शनिक राजा की संज्ञा दी। प्लेटो अपनी कृति रिपब्लिक में अपने विचारों को इन शब्दों में स्पष्ट करता है। वह क्या कहता है? वह कि हमारे नगर राज्यों में कष्टों का अंत तब तक नहीं होगा जब तक दार्शनिक राजा न होंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि दार्शनिक राजा कौन है, क्या है, कैसे है। उसने तो कह दिया कि नगर राज्यों में कष्टों का अंत तब तक नहीं होगा जब तक दार्शनिक राजा न होंगे। यह दार्शनिक राजा क्या था, अर्थात उसके गुण एवं कार्य क्या थे? इस प्रश्न का उत्तर प्लेटो के दार्शनिक राजा के संबंध में दिए गए विचारों में होता है। प्लेटो के दार्शनिक शासक के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित है। हम कुछ उदाहरण के माध्यम से, कुछ हेडिंग के माध्यम से प्लेटो के दार्शनिक राजा के सिद्धांत को समझेंगे। दार्शनिक राजा की धारणा। अब हम इस हेडिंग में समझेंगे कि दार्शनिक राजा को कैसे चुना जाएगा। एक बहुत ही अच्छे राइटर हुए फोस्टर, उनका कथन है कि प्लेटो को दार्शनिक राजा की धारणा पूर्णतः मौलिक थी। उसी के शब्दों में प्लेटो के संपूर्ण राजनीतिक विचार में दार्शनिक राजा की धारणा सबसे अधिक मौलिक है। आदर्श राज्य की कल्पना और दार्शनिक राजा के नेतृत्व के विषय में इससे पूर्व किसी दार्शनिक ने कल्पना नहीं की थी। सबसे पहले इस दार्शनिक राजा के बारे में प्लेटो ने ही बताया था। दार्शनिक राजा को कैसे प्राप्त किया जाए, उसके लिए उसने अपने राज्य में नवीन शिक्षा योजना प्रस्तुत की। जो प्लेटो था उसने इसके बारे में बताया था कि दार्शनिक राजा को कैसे प्राप्त किया जाएगा, इसलिए उसने एक शिक्षा की योजना बना दी कि कैसे कैसे हम दार्शनिक राजा को प्राप्त कर सकते हैं। प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने पर कठोर परीक्षा का विधान बनाया था और उसी परीक्षा में उत्तीर्ण योग्य विद्यार्थियों को ही उस शिक्षा में प्रवेश की आज्ञा मिलती थी। उस शिक्षा 10 वर्ष की रखी गई थी और फिर द्वितीय बहिष्करण परीक्षा का विधान था जो पहली परीक्षा से भी कठोर थी। इस परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उच्चतम शिक्षा दी जाती थी। 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर इसकी अंतिम परीक्षा होती थी। अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को प्रशासनिक और सैनिक सेवाओं में रखा जाता था। 15 वर्ष के व्यवहारिक ज्ञान में जो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ माना जाता था उसे ही राजा बनाने की योजना थी, प्लेटो की थी।
ये सारा शिक्षा का क्रम 15 वर्ष का था। 15 वर्ष के अध्ययन में जो विद्यार्थी सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ था उसे ही राज्य में दार्शनिक राजा की संज्ञा दी गई थी। उसे ही लोग अपना दार्शनिक राजा मानेंगे और उसे ही राज्य का दार्शनिक राजा बनाया जाएगा। 50 वर्ष की आयु तथा इतना लंबा शिक्षण और तत्पश्चात प्रशिक्षण और दिए जाने के बाद योग्यता व्यक्ति का चुनाव कोरी कल्पना न थी। हाँ, इसे व्यवहार में लाना कठिन अवश्य था। इस प्रकार दार्शनिक राजा की धारणा का बड़ा महत्व है। अब ये कह रहे कि इतना लंबे समय है, इतने लंबे समय की शिक्षा और फिर दार्शनिक राजा को चुनना कोई आसान काम नहीं था और आसान कार्य तो था नहीं, पर दार्शनिक राजा जो इस शिक्षा से निकलकर राज्य में शासन करता तो उसका शासन बहुत ही उत्तम होने वाला था। प्लेटो के शब्द में जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे या जब तक संसार के राजाओं और राजकुमारों में दर्शन की भावना और शक्ति का संचार नहीं होगा तब तक राज्य को अपने अंतर्गत व्याप्त और बुराइयों से कभी भी छुटकारा नहीं मिलेगा। अपनी पुस्तक रिपब्लिक में प्लेटो ने साफ साफ कह दिया था कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे या जब तक संसार के राजाओं राजकुमारों में दर्शन की भावना और शक्ति का संचार नहीं होगा तब तक राज्य को अपने अंतर्गत व्याप्त बुराइयों से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। उसने अपनी पुस्तक में साफ साफ घोषित कर दिया कि एक उत्तम राज्य के लिए दार्शनिक राजा का होना बहुत ही आवश्यक है। अगले हेडिंग, राज्य में दार्शनिक राजा का स्थान। प्लेटो ने इसके माध्यम से बताया कि एक राज्य में दार्शनिक राजा का क्या स्थान रहेगा। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में 3 वर्ग रखे। उत्पादक वर्ग, जो राज्य में खाद्य चीज का उत्पादन करेगा। सैनिक वर्ग, जो राज्य की रक्षा करेगा। और संरक्षक अर्थात शासक वर्ग अर्थात एक दार्शनिक राजा। शासक वर्ग में राजा का स्थान सर्वोच्च रखा गया है, अर्थात इन शासकों में जो उत्तम होगा वही राजा होगा। उसमें साहस और विवेक दोनों गुण होंगे तथा विवेक अधिकतम मात्रा में होगा। इस प्रकार राज्य में राजा की स्थिति सर्वोच्च सत्ताधारी के रूप में होगी। उसने इस बात को अपनी पुस्तक रिपब्लिक में साफ साफ कर दिया कि राज्य में राजा की स्थिति सर्वोच्च सत्ताधारी के रूप में होगी, अर्थात उसी की आज्ञा का पालन होगा, उसी की बात माननी होगी और जो उसने बात कह दी वही सत्य होगी, उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा। अगली हेडिंग है दार्शनिक राजा की विशेषताएं। प्लेटो ने दार्शनिक राजा की कुछ विशेषताओं का भी वर्णन किया था। उसने कहा था कि दार्शनिक राजा की विशेषताएं। प्लेटो यह जानता था कि संपूर्ण राष्ट्र दार्शनिक नहीं हो सकता है। इसी को ध्यान में रखकर प्लेटो ने शासक के अंतर्गत विशेष गुण बहुत सी विशेषताओं का। अगली हेडिंग है दार्शनिक राजा की विशेषताएं। प्लेटो यह जानता था कि संपूर्ण राष्ट्र दार्शनिक नहीं हो सकता। इसी को ध्यान में रखकर प्लेटो ने शासक के अंतर्गत विशेष गुणों अथवा योग्यताओं का समावेश किया था। उसने 15 वर्ष की शिक्षा प्रणाली का पहले ही वर्णन कर दिया था कि उस 15 वर्ष की शिक्षा प्रणाली में गुजरकर जो व्यक्ति उत्तीर्ण होगा वही व्यक्ति राज्य में दार्शनिक राजा होगा। इन योग्यताओं का संक्षिप्त वर्णन निम्न प्रकार है। उसने कहा है कि दार्शनिक राजा मृत्यु से नहीं डरता है। पहली विशेषता बताई कि दार्शनिक राजा को मृत्यु से बिल्कुल भय नहीं होना चाहिए। वह विद्वता से प्रेम करता हो। दार्शनिक राजा ज्ञान से प्रेम करता है तथा उसमें क्रोध घृणा इत्यादि नहीं होते हैं। उसने ये बात साफ साफ कह दी कि क्रोध घृणा तो उसमें नाम को भी नहीं होना चाहिए। वह न्यायशील व शांत स्वभाव का तथा सहनशील होता है। वह न्यायशील, न्याय करने वाला, शांत स्वभाव का तथा सहनशील होता है। वह स्वार्थ एवं द्वेष से रहित होता है। उसके पास संपत्ति एवं परिवार नहीं होता है। दार्शनिक राजा आत्मनियंत्रण के गुण से वशीभूत होता है। उन्होंने कह दिया कि संपत्ति और परिवार से तो दार्शनिक राजा को बिल्कुल दूर होना चाहिए। अब आते हैं दार्शनिक राजा के कार्य कि दार्शनिक राजा राज्य में क्या क्या काम करेगा।
उसका क्या कार्य होना चाहिए और प्रजा के प्रति उसका क्या कर्तव्य है। प्लेटो का दार्शनिक राजा सर्वोच्च सत्ता का स्वामी था। वह पूर्ण निरंकुश व स्वेच्छाचारी था। परंतु प्लेटो का कथन था कि दार्शनिक राजा लिखित संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकता, कि जो राज्य में संविधान है उसी के अंतर्गत होकर दार्शनिक राजा को कार्य करना होगा। इस दृष्टि से राजा को संविधान के अंतर्गत ही अपनी शक्तियों के प्रयोग की स्वतंत्रता थी। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजा के निम्नलिखित कार्य हैं। नंबर 1, राजा का यह कर्तव्य है कि अपने राज्य में न तो निर्धनता को बढ़ने दे और न ही धन संपदा को, क्योंकि प्लेटो का एक विश्वास था कि निर्धनता से तो अपराध बढ़ते हैं और धन संपदा से राज्य में विलासिता बढ़ जाती है। ये दोनों रोग राज्य की एकता को नष्ट कर देते हैं। दार्शनिक राजा अपने राज्य का आकार न तो बहुत बड़ा रखे और न ही बहुत छोटा। एक मध्यम वर्गीय राज्य का वर्णन क्या है? बड़ा क्षेत्र होने से शासन व्यवस्था में कठिनाई होगी और छोटे क्षेत्र में राज्य आत्मनिर्भरता प्राप्त नहीं कर सकेगा, क्योंकि अगर छोटा क्षेत्र होगा वहाँ लोगों को रहने में भी समस्याएं होगी, वहाँ वह फैक्ट्री और औद्योगिक क्षेत्र का तो बिल्कुल विकास ही नहीं हो पाएगा। दार्शनिक शासक को न्याय की रक्षा करनी चाहिए। उसे न्याय की एक ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि नागरिक अपने वर्ग के अनुसार निर्दिष्ट कार्य ईमानदारी से करने में व्यस्त रहे और दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप न रहे। इन कार्यों का वर्णन करके प्लेटो ने कहा था कि ये सभी गुण एक दार्शनिक राजा में होने चाहिए। पर 15 वर्ष की शिक्षा के बाद भी ऐसा व्यक्ति मिलना बहुत ही मुश्किल था, जिस प्रकार प्लेटो ने कहा था। तो इस माध्यम से उसकी कुछ आलोचनाओं का भी वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार है। अब आती है प्लेटो के दार्शनिक राजा के सिद्धांत की आलोचनाएं। कुछ विद्वानों का मत है कि दार्शनिक राजा को जब पूर्ण शक्तियां दी जाएगी तो उसके भ्रष्ट होने की आशंका रहेगी, क्योंकि यह कहा जाता है कि सत्य पाए काहे मद नाही, कि सत्ता पाकर तो मूर्ख से मूर्ख भी लोभी बन जाता है और वह राज्य का शासन अच्छे से नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर यदि किसी व्यक्ति के पास पहले कुछ पैसा वैसा नहीं था और फिर पैसा आ जाता है तो वह सत्ता के लोभ में पड़ जाता है और राज्य की शासन व्यवस्था को नहीं देखता है। लॉर्ड एक्टन के शब्दों में, एक बहुत ही प्रसिद्ध विचारक है लॉर्ड एक्टन, उन्होंने कहा था कि सत्य मनुष्य को भ्रष्ट करती है और पूर्ण सत्ता को पूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है, कि सत्ता पावर हाथ में आते ही मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वह लालची और लोभी हो जाता है। प्लेटो का दार्शनिक राजा इतने गुणों से संपन्न है कि कदाचित ही इस पृथ्वी पर ऐसे व्यक्ति के दर्शन हो सके। इस लाइन पर आप जरा ध्यान दो कि प्लेटो का दार्शनिक राजा इतने गुणों से संपन्न है कि कदाचित ही इस पृथ्वी पर ऐसे व्यक्ति के दर्शन हो सके। इतिहास में इस प्रकार के शासक होने का भी एक उदाहरण नहीं मिलता कि उसमें ना तो उसके पास परिवार हो, ना संपत्ति हो, ना वो लोभी हो, ना घृणा करता हो उसमें, अर्थात वह सर्वगुण संपन्न हो। और आज तक भारत के इतिहास में इस बात का वर्णन है कि आज तक ऐसा कोई व्यक्ति हुआ ही नहीं, इतना सर्वगुण संपन्न राजा नहीं हुआ। प्लेटो का दार्शनिक राजा शासन को व्यक्तिगत शासन में परिवर्तित कर सकता है, बार्कर का कथन है। बार्कर भी बहुत ही अच्छे राइटर है पॉलिटिकल साइंस के। प्लेटो का दार्शनिक राजा ऐसा राजा है जिसके ऊपर लिखित कानून का कोई अंकुश नहीं है और जिसका शासन व्यक्तिगत शासन का रूप धारण करता है। प्लेटो ने कहा था कि जो राजा होगा वो संविधान के अंतर्गत कार्य करेगा, पर लेकिन बार्कर ने इस बात को साफ कर दिया था कि प्लेटो का दार्शनिक राजा ऐसा राजा है जिसके ऊपर लिखित कानून का कोई अंकुश नहीं होगा। इस प्रकार यह भी एक उसकी प्लेटो की आलोचना है। प्लेटो के विचारों में विरोधाभास पाया जाता है। आर.के. मिश्रा का मत है, दार्शनिक राजाओं के व्यक्तिगत शासन का परित्याग करके उसके स्थान पर कानून का व्यक्तिगत शासन अपनाया जाना चाहिए। फिर बार्कर ने कहा था कि स्त्रियों और पुरुषों को समान शिक्षा और पत्नियों का साम्यवाद दोनों विरोधाभास प्रकट करते हैं। अब साम्यवाद, आप जानोगे कि साम्यवाद क्या है।
इस साम्यवाद की हम एक अगली नई वीडियो बनाएंगे, उसके बारे में हम उसमें साम्यवाद के विषय में खुलकर वर्णन करेंगे। बहुत से पेपरों में साम्यवाद से 1-2 क्वेश्चन अवश्य आ जाता है, और BA सेकंड ईयर राजनीतिक विज्ञान में तो हर साल हर वर्ष साम्यवाद से एक क्वेश्चन अवश्य आता है, इसलिए हमारी वो अगली वीडियो भी जरूर देखें। प्लेटो ने राज्य के नागरिकों की स्वतंत्रता और स्वविवेक का अंत कर दिया था कि नागरिकों की कोई स्वतंत्रता नहीं होगी और वे स्वविवेक अपनी बुद्धि से कोई भी कार्य नहीं करेंगे। वे दार्शनिक राजा के अंतर्गत उसके द्वारा बताई गई कार्य या उसके बताई गई राव के आधार पर ही कार्य करेंगे। प्लेटो इस योजना में अपने जीवन में ही सफल रहा था। वह सिराक्यूज के राजा डायनोसियस को दार्शनिक राजा बनाना चाहता था, क्योंकि डायनोसियस में उसे वे सभी गुण दिखाई देते थे जो एक दार्शनिक राजा में होने चाहिए, परंतु वह असफल रहा। वह डायनोसियस को राजा नहीं बना सका, उसे प्रजा ने नहीं स्वीकार करा। प्लेटो का दार्शनिक राजा कल्पना मात्र है, क्योंकि व्यवहार में ऐसे उच्च आदर्शों वाला व्यक्ति मिलना कठिन है। सिर्फ हम किताबी या किताब में ही ऐसे व्यक्ति की कल्पना कर सकते हैं। हकीकत में ऐसा व्यक्ति मिलना बहुत ही मुश्किल है जिसमें प्लेटो के द्वारा बताए गए इतने गुण सर्वगुण संपन्न व्यक्ति हो। उपयुक्त आलोचनाओं के बावजूद भी प्लेटो का दार्शनिक राजा का विचार एक मौलिक विचार के रूप में राजदर्शन को एक अमूल्य देन है, और इसका यह विचार तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार सत्य के काफी निकट है, और दार्शनिक राजा के बिना नगरों को बुराइयों से नहीं बचाया जा सकता। आलोचनाओं के बाद भी प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में यह साफ साफ लिख दिया कि राज्य में दार्शनिक राजा का होना बहुत ही आवश्यक है। बिना दार्शनिक राजा के राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती, और दार्शनिक राजा के बिना नगरों को बुराइयों से भी नहीं बचाया जा सकता, कि दार्शनिक राजा ही राज्य में एक अच्छा शासन कर सकता है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? प्लेटो के बारे में और प्लेटो के दार्शनिक राजा के सिद्धांत के बारे में आपको एक एक कड़ी आपको बताई जा चुकी है, और आपको मुझे आशा है कि आपको समझ में भी आ गई होगी, और अगली वीडियो में हम प्लेटो के साम्यवाद की चर्चा करेंगे। तो ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बाय बाय।